दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन के लिए अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया और न ही मैं मीडिया के टच में था। तो दोस्तों अपने निजी कार्यक्रमों से निमट के जब मैं मीडिया आजकल अखबारों को, न्यूज़पेपर को, सभी को देख रहा था, टीवी को देख रहा था, तो मुझे पता चला कि संसद में हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुआ है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए दोस्तों। सभी कुछ कभी न कभी वक्त के हिसाब से तो संशोधन होने भी चाहिए। लेकिन उसमें दोस्तों एक चीज़ थी कि उसमें ये प्रचारित किया गया था कि इस बिल के आने से हमें इंग्लिश की जो मानसिकता है ना, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता है, उससे छुटकारा मिलेगा। तो मैं ये समझ में नहीं पाया कि अंग्रेजी के नाम को हिंदी नाम रखने से कैसे छुटकारा मिलेगा अंग्रेजी की मानसिकता से, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से। क्योंकि जो नाम इंग्लिश में थे बिल्कुल सेम टू सेम उनका जो हिंदी मीनिंग है वही तो नाम रखा गया है ना इनका। तो क्या ये इतना ही संशोधन है? लेकिन चलिए, अगर थोड़ा बहुत संशोधन हो भी तो उससे कोई फर्क, मेरे को लग रहा था कि उससे कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन उसमें या संशोधन उसमें जितना ज़्यादा नहीं है, जितना कि इस बात को प्रचारित किया गया था कि हमें ये नाम बदलने से अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये समझ नहीं पाया कि नाम बदलने से छुटकारा कैसे मिलेगा। क्या, एक उदाहरण लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसका इंग्लिश कल्चर की क्रिश्चियन लड़की है, अगर उसका नाम रोजी है, उसका कल्चर इंग्लिश है, पहनावा इंग्लिश है, बोलचाल इंग्लिश है, कस्टम है वो सारे क्रिश्चियन के फॉलो करती है, मंदिर की बजाय अगर वो अपने चर्च में जाती है, अगर हम उस लड़की का नाम रोजी से गुलाबो रख देंगे जबकि बाकी सब कुछ वही है, तो क्या उससे वो हिंदू लड़की बन जाएगी? क्या उससे गुलामी की मानसिकता से, अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता से छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाम तो बदल दिए गए। हमारे संविधान में जो संशोधन किया गया उसमें नाम तो हिंदी के कर दिए, लेकिन हमारी कोर्ट्स के अंदर, हमारी अदालतों के अंदर सारा का सारा काम इंग्लिश में होता है। एक केस को, एक सूट फाइल करने से लेके डिसीजन तक सब कुछ इंग्लिश में होता है। अगर आर्गुमेंट करनी है तो वो इंग्लिश में होती है। अगर जज कोई कमेंट करता है या कोई बोलता है तो वो इंग्लिश में बोलता है। अगर वो कोई डिसीजन देता है तो डिसीजन भी इंग्लिश में ही होता है और उसकी जो कॉपी है वो भी इंग्लिश की ही होती है। तो सिर्फ नाम बदलने से, नाम हिंदी रखने से मुझे तो नहीं लगता कि उसमें हमें अंग्रेजों की गुलामी की जो मानसिकता है उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन चलिए दोस्तों, अब सरकार कह रही है तो मानना तो चाहिए, मानना भी पड़ेगा और मानना भी चाहिए क्योंकि सरकार के आदेश हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ मेरे को, जो मैंने देखी वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसको नहीं समझ पा रहा या उसमें ही कुछ झोल है। उसमें एक ये संशोधन है कि अब न्यायालयों को अपना फैसला 3 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों फर्क है थोड़ा सा। देखिए, अगर लोअर अदालत से लेकर न और सुप्रीम कोर्ट तक अगर सारे फैसले 3 साल के अंदर अंदर आ जाएंगे तो दोस्तों इससे बढ़िया परिवर्तन या संशोधन हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 20-20 साल, 30-30, 50-50, 60-60 साल लग जाते हैं न्याय आने में। अगर वो समय सीमा 3 साल तक कर दी जाए कि अगर एक लोअर कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर वो फैसला निमट जाएगा, तो दोस्तों इससे बढ़िया बात हिंदुस्तान के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन इसमें ये क्लियर मेंशन नहीं है, तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि एक कोर्ट का फैसला 3 साल के अंदर आना चाहिए, ये बाध्यता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये कोई क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए एक हत्या का केस है, मर्डर का मामला है, अगर वो पहले सेशन कोर्ट में जाएगा तो 3 साल का तो वहाँ टाइम, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा 3 साल का वहाँ टाइम, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 3 साल का वो टाइम होगा, 9 साल तो ये हो गया, और फिर बीच में टाइम सूट फाइल करने के लिए टाइम भी होता है, तो वो टाइम तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते ही 10 साल लग जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई हत्या का वो है, अगर मर्डर का मामला है, तो उसके बाद अगर उसकी वो पुनर्विचार याचिका और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका जाती है, वो टाइम है वो अलग है। अब ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना फैसला 1 साल में दे, 2 में दे, 3 में दे या अपने पूरे कार्यकाल में ना भी दे।
तो ये कोई बाध्यता नहीं है उनके ऊपर कि ये इतने दिन में फैसला होगा ही होगा। तो दोस्तों 10 साल तो वो हो गए, और 3-4 साल 5 साल ये मान के चले तो 15 साल तो वैसे ही हो गए। तो फिर उसका परिवर्तन का फायदा क्या हुआ? अमूमन 15 साल में, 15-20 साल में, 10 से 15 साल के बीच में तो वैसे भी फैसले वहां तक जाते जाते आ जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्रांतिकारी परिवर्तन है या कोई ऐसी बात है कि जिससे भुनाया जाए इसको और ये कहा जाए कि इलेक्शन के 2024 के टाइम में कि ये क्रांतिकारी फैसला कर दिया हमने, अब 3 साल के अंदर न्याय हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 3 साल के अंदर न्याय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक अलग चीज के ऊपर, अलग बात पर चर्चा करना चाहूंगा। इसमें एक चीज अगर संशोधन कर देती है सरकार तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक चीज है जो शुरू से ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो चीज ये है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को किसी भी फैसले के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार, परिवर्तित करने का अधिकार। अब एक अदालत सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और अब एक सुप्रीम कोर्ट तक एक आदमी को फांसी की सजा होती है या आजीवन की सजा होती है या कोई भी सजा होती है, तो उस फैसले को राष्ट्रपति के पास अगर वो दया याचिका डालता है तो राष्ट्रपति जी को ये पूर्ण अधिकार होता है कि वो उस फैसले में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सके। तो दोस्तों ये मैं नहीं समझ पा रहा कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े जज हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, जिनका काम ये है, विद्वान है, जो कानून की एक से एक बारीकियों को जानते हैं और पूरा जीवन जिन्होंने वो फैसले दिए हैं और देख परख के, जांच के सबूतों को देख के तभी उसका निर्णय दिया और फांसी की सजा दी है, और उस फांसी को राष्ट्रपति जी बिल्कुल माफ कर सकते हैं, उसकी सजा को भी माफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अधिकार दिया है, मेरे हिसाब से जब इस मामले को मैंने थोड़ा स्टडी किया तो इसमें ये है कि इसके पीछे मूल भावना ये है, ये असल में हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन ये शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। अब इन शक्तियों को मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की तो इसमें ये मिला कि इसके पीछे, राष्ट्रपति को दी गई इन शक्तियों के पीछे मूल भावना ये है कि राष्ट्रपति को किसी भी राष्ट्र का राजा माना जाता है, किंग माना जाता है, और एक राजा को, एक किंग को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी अपराधी की सजा को अपनी मर्जी से कम कर सके या बिल्कुल माफ कर सके। तो दोस्तों मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर राष्ट्रपति को राजा माना गया है तो क्या इसका मतलब इस देश में राजशाही है? और अगर इस देश में राजशाही है तो फिर हमने तो ये सुना था कि लोकतंत्र है इस देश में। अगर लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति को राजा कैसे माना गया? तो वो क्यों? क्योंकि वो तो राजशाही का वो हो गया। और अगर राजशाही है तो हम क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र है इस देश के अंदर? तो ये थोड़ा हैरानी की बात है कि जब हमारे राष्ट्रपति को राजा माना गया और देश को लोकतंत्र कहा गया है तो इसमें फिर राष्ट्रपति को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? तो क्या इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? और हमने अक्सर देखे हैं कि राष्ट्रपतियों ने जो फैसले दिए हैं उनमें कई बार मीडिया में भी वे चर्चा का विषय बने हैं। क्योंकि जब भी दया याचिका किसी राष्ट्रपति जी के पास जाती है तो वो उसको पूरा अधिकार है कि वो अगर फांसी की सजा है तो उस आदमी को बिल्कुल वो बाइज्जत बरी भी कर सकता है, उस फांसी की सजा को माफ भी कर सकता है। और ऐसे फैसलों में दोस्तों जो पीड़ित है उसके साथ ये मेरे हिसाब से ये अन्याय है, और ये आज तक अन्याय होता आया है। और इस तरह की कई ऐसे केस देखे हैं। कई में अगर थोड़ा सा आपको, मेरे पास ये लिस्ट है कि किस राष्ट्रपति ने कितने फैसलों में फांसी की सजा को माफ किया। तो इसमें 82 से 87 तक दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने 22 याचिकाओं पर अपना फैसला दिया दोस्तों। अब ये देखिए 22 अपराधी जिनको सजाए मौत दी गई थी, उन्होंने उस फैसले के, उन्होंने उन 22 मामलों में अपना फैसला दिया। और 87 से लेकर 92 तक आर वेंकटरमन हमारे राष्ट्रपति जी थे। उन्होंने 39 फैसलों के ऊपर, फांसी की जो सजा थी 39 फैसलों के ऊपर अपना निर्णय दिया, जिनको फांसी की सजा मिली थी। 92 से लेकर 1997 तक दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। उन्होंने 12 याचिकाओं पर अपना फैसला दिया। 1997 से 2002 तक KR नारायणन जी थे राष्ट्रपति। उन्होंने एक ही उस माफ की सजा, फांसी की सजा के ऊपर एक ही उसके ऊपर फैसला दिया।
अब्दुल कलाम जी थे 2002 से 2007 तक, उन्होंने दो फांसी की सजा के ऊपर जो अपना निर्णय दिया, जिसमें एक में उन्होंने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और एक को फांसी की सजा दी गई उन्होंने, अर्थात उसकी याचिका को नामंजूर कर दिया। लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 से लेकर 2012 तक के हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, और प्रतिभा पाटिल जी के टेन्योर में यानी कार्यकाल में उन्होंने 30 फैसलों के ऊपर फांसी की सजा को माफ किया। और ये 30 फैसलों में से दोस्तों 22 फैसले ऐसे थे, ऐसे अपराधी थे, वैसे दुर्दांत अपराधी थे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की, और एक एक आदमी ने 5-5, 10-10 कत्ल किए। और कई तो ऐसे क्रूर थे, एक मुकदमा तो उसमें मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक आदमी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, और जब उसके घर वालों ने, उसके माँ बाप ने उसका विरोध किया और पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज की, तो उसने माँ बाप को, भाई बहनों को, सभी का कत्ल कर दिया, 5 के 5 आदमियों का कत्ल कर दिया। और एक आदमी के ऊपर आरोप थे कि उसने 17 कत्ल किए, और कई ऐसे थे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किया और फिर उनकी हत्या की। ऐसे 22 करोड़ अपराधी जिनके ऊपर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने उनकी फांसी की सजा को माफ किया। तो क्या दोस्तों राष्ट्रपति जी को मिलने वाली इस सख्ती से उन पीड़ितों को क्या न्याय मिला? हमारे न्यायालय की, हमारे संविधान की मूल भावना ये है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोस्तों बेगुनाहों को सजा भी मिलने लग रही है। क्यों? क्योंकि जब उनको न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या वो सजा नहीं है क्या? जिन पूरे के परिवारों को मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किए, और हमारी उसमें राष्ट्रपति जी ने ऐसे 22 फैसलों की फांसी की सजा को माफ कर दिया, उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। क्या यह न्याय नहीं है? इस चीज़ में दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, प्रतिभा पाटिल जी के टाइम की ही कहना चाहूँगा। उस टाइम इसका थोड़ा तो मैं पहले जो प्रक्रिया है वो बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी के पास जब भी जो भी इस तरह की याचिका जाती है, वो दोस्तों मंत्रिमंडल की सिफारिश से जाती है। पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल जब उस चीज़ को देखेगा और वो ही उस जो एप्लीकेशन है उसको आगे दया याचिका को राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और भी है कि अगर मंत्रिमंडल का फैसला नहीं होता तो देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल की तरफ से याचिका को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अकेले अपने उसके ऊपर गृह मंत्री होने की हैसियत से। तो प्रतिभा पाटिल जी के टाइम में दोस्तों हमारे गृह मंत्री जी हुआ करते पी चिदम्बरम जी, और ये बात मीडिया में भी आई है, चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि पी चिदम्बरम जी के जो लड़के हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में जा चुके हैं। तो क्या इससे ये शक पैदा नहीं होता कि अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके लड़के जा चुके हैं तो जिनको फांसी की सजा थी, क्या उन्होंने भी न्याय को नहीं खरीद लिया होगा? क्या उन तक उसके बदले में पैसे नहीं पहुंचे होंगे? क्या ये शक उत्पन्न नहीं होता? और अगर एक राष्ट्रपति के पास इस तरह की अवस्था में जाते हो, राष्ट्रपति जी उस फैसले को, फांसी की सजा को माफ कर देते हैं, तो क्या ये हमारे संविधान में या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट तक के जो जज हैं, क्या ये उनकी अवमानना नहीं है? क्या ये उनकी विद्वता का या उनकी योग्यता का अपमान नहीं है? क्या एक सुप्रीम कोर्ट तक का जज जो भी फैसला देता है वो सबूतों के आधार पर देता है, और जब उसको ये बिल्कुल ये हो जाता है कि ये वास्तव में दोषी है और सबूत उस चीज का इशारा ही नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, तभी तो फांसी की सजा मिलती है ना। और हमारे देश में जहाँ पर फांसी की सजा बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में से दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा दी जाती है, और उस फांसी की सजा में भी अगर राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को माफ कर देते हैं तो क्या ये न्याय है? और अगर ये न्याय नहीं है तो क्या वर्तमान सरकार में क्या इस चीज़ के ऊपर नहीं विचार करना चाहिए? क्या तभी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो संविधान में जो संशोधन हो वो वास्तव में संशोधन हुआ है?
क्या तब तक हम इसे संशोधन मानेंगे? और अगर ये कहें कि इसमें हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ, तो संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? क्या हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो ये कहते हैं जिनके बारे में कि वे हैं तो मुमकिन है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक बार इस कानून के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जी को जो मिली हुई शक्तियां उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए? और ये शक्तियां सिर्फ अदालत का काम है तो अदालतों के पास ही रहनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो उस फैसले को या उस अपराधी को सजा से बचा सके या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट सके। क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? क्या वर्तमान सरकार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इन छोटी छोटी बातों को, अगर उसके इंग्लिश के नाम को हिंदी में करके न अगर ये सोचती है कि हम इसको 2024 के में मुद्दा बनाएंगे और इसके ऊपर हमें जनता की वाह मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, तो क्या ये सही है? और क्या सरकार को इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्या जो वास्तव में परिवर्तन की चीज है, जो वास्तव में बदलने की चीज है, उन्हीं को बदलना चाहिए, और सिर्फ उसका नामकरण हिंदी में करके और ये डुगडुगी बजाना कि इससे अंग्रेजों की गुलामी की जो मानसिकता की हमारे देश की प्रवृत्ति है उससे छुटकारा मिल जाएगा? क्या सिर्फ नाम को, अंग्रेजी नाम को हिंदी में परिवर्तित करने से और उसका नामकरण करने से न तो हमें जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसमें कोई सुधार होता है, और न इससे हमें अंग्रेजों की गुलामी की जो मानसिकता का वो किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, न हमें उससे छुटकारा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस देश की सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और संसद में जब नए नए कानून बनते हैं, धाराओं को हटा दिया जाता है, नए संशोधन जोड़ दिए जाते हैं, नई धाराएं जोड़ दी जाती है, तो क्या इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है उनके जजों की? हमारे जो जज हैं, क्या उनकी योग्यता पर एक सवाल नहीं है? और अगर है तो क्यों नहीं इसमें संशोधन किया जा रहा? और अगर ये आज भी ये माना जा रहा है कि एक राष्ट्रपति एक देश का राजा होता है और राजा को अधिकार है, तो फिर हम ये क्यों करें कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है? तो फिर यही कह दें कि हमारे देश के अंदर राजशाही है, और सारे के सारे जितने भी कानून है लोकतांत्रिक तरीके के बजाय राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अदालतों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राजा का तो एक ही आदेश होता है, वही कानून होता है। और अगर लोकतंत्र है तो मुझे लगता है कि इस अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है, उसके ऊपर क्यों नहीं पुनर्विचार किया जाए? यही हमारे हित में है, और यही न्यायालयों के हित में है, और यही न्याय के हित में है। दोस्तों, हमारे ये एक संविधान में ये लिखा हुआ है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो ऐसे में तो अगर एक राष्ट्रपति अगर फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति की फांसी की सजा बिल्कुल माफ कर देता है, तो ये क्या न्याय होते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई देगा? इसके ऊपर क्या पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मैं इसी के ऊपर बस इतना ही कहना चाह रहा था। बाकी जो है अब सरकार ने बनाया है तो क्या पता उसके अनुसार ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के संशोधन का कोई ना कोई फायदा होगा या फिर देश में से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, मेरे चैनल पसंद आया, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना। जय हिंद।